हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे परमाणु की संरचना। के बारे में कितने मॉडल्स आए, तो हम एक एक करके उन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। हम शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहले जो मॉडल आया उसे हम कहते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन ने बताया कि परमाणु जो है एक गोलाकार संरचना होती है, एक गोला होता है। परमाणु एक गोला होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो बिखरे रहते हैं। जैसे प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है तो ये प्रोटॉन हो गए, जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं। ये परमाणु है जो एक गोलाकार संरचना होती है जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं। तो सिर्फ थॉमसन ने सिर्फ यही बताया कि परमाणु के अंदर यह एक गोलाकार संरचना होती है जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बिखरे रहते हैं। इसने ये बताया कि ये एक प्लम पुडिंग की तरह, इस मॉडल को उसने नाम दिया प्लम पुडिंग। इस मॉडल को उसने कहा प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे इसने बताया कि जैसे खरबूजे के अंदर बीज रहते हैं ना, उसी तरह जो परमाणु है वो एक गोलाकार संरचना होती है, खरबूजा होता है, उसके अंदर जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। तो थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु एक गोलाकार संरचना होती है। परमाणु एक गोलाकार संरचना होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन सर्वत्र, मतलब पूरे में बिखरे रहते हैं। इसे उसने प्लम पुडिंग मॉडल कहा। और अब दूसरा परमाणु की संरचना को ये तो अच्छे से समझा नहीं पाया, तो एक दूसरा मॉडल आया जिसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो दूसरा जो मॉडल आया उसे हम कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये तो पहला एक मॉडल आ गया। दूसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए एक स्वर्ण पत्रिका ली, मतलब जिसकी एक स्वर्ण पत्रिका, सोने की पत्रिका, एक पतली सी पन्नी परत ली जिसकी मोटाई थी 0.001 मिलीमीटर। इतनी कम, इतनी पतली स्वर्ण पत्रिका ली और उसके चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया। इसके चारों तरफ क्या किया, जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा दिया। और जो ये है वो स्वर्ण पत्रिका। तो रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण पत्रिका ली जिसकी मोटाई 0.001 थी और उसके चारों तरफ उसने जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगा दिया। अब उसने क्या किया, इस पर्दे के ऊपर अल्फा कणों की बमबारी करवाई, अल्फा रेज करवाई, मतलब अल्फा कणों की बमबारी करवाई, मतलब अल्फा कणों को इससे टकराया। तो अल्फा कण होते क्या है, हीलियम के नाभिक होते हैं जिसके हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होता है और उसका आवेश 2 होता है। तो हीलियम के नाभिक होते हैं अल्फा कण। कणों की बमबारी करवाई। तो उसने क्या किया, जब अल्फा रेज इस पे टकराई स्वर्ण पत्रिका पे, तो बहुत सी अल्फा रेज तो
इसके आर पार निकल गई, सीधी निकल गई। इसमें से बहुत सी जो अल्फा रेज है, जो स्वर्ण पत्रिका ली उसमें से जो अल्फा कण है, जो बहुत सी अल्फा कणों की किरणें सीधे निकल गई और कुछ किरणें जो बाकी कुछ तो सीधे निकल गई और कुछ किरणें अपने पथ से विचलित हो गई। मतलब अगर सीधी आ रही थी तो इस तरफ निकल गई ऐसे। और इन सब किरणों में से एक किरण वापस आ गई उसी दिशा में, जिस दिशा से ये गई उसी दिशा में वापस आ गई। लगभग उसने 20,000 अल्फा किरणें डाली तो उनके अंदर से जो एक किरण थी वो उसी दिशा में वापस आ गई। तो उसने ये निष्कर्ष निकाले इससे, इस मॉडल से और ये प्रयोग करके उसने ये निष्कर्ष निकाले कि कुछ किरणें जो सीधे निकल गई है वो ये बताती है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। वो ये बताती है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये तो एक निष्कर्ष निकाला उसने, जो जो किरणें सीधे निकल गई उनके बारे में उसने एक निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है। अब जो दूसरी किरणें थी जो वो अपने पथ से विचलित हो गई, जो किरणें अपने पथ से विचलित हो गई उनके बारे में उसने बताया कि परमाणु के अंदर जो धनावेशित भाग होता है वो एक ही तरफ स्थित होता है। धनावेशित भाग होता है परमाणु का वो एक तरफ स्थित होता है। इसने दूसरा निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का धनावेशित भाग एक तरफ स्थित होता है, एक तरफ स्थित होता है। और जो तीसरी किरण जो लगभग 2000 किरणों में से एक किरण जो पुनः उसी दिशा में आ गई, वैसे की वैसे उसी दिशा में आ गई टकरा के, उसके बारे में ये कहा कि जो परमाणु का धनावेशित भाग है वो अत्यंत सूक्ष्म में स्थित होता है, बहुत अंदर स्थित होता है। तो उसने कहा कि परमाणु का जो धनावेशित भाग है वो उस परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। तो तीसरा निष्कर्ष ये निकाला इसने कि परमाणु का धनावेशित भाग है केंद्र, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, परमाणु के सूक्ष्म केंद्र में स्थित होता है। तो उसने इन किरणों की बमबारी करवा के ये 3 तरीके के निष्कर्ष निकाले कि उसका परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, वो धनावेशित भाग एक तरफ स्थित होता है और जो धनावेशित भाग है वो सूक्ष्म केंद्र में स्थित होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप उसने परमाणु को बताया, परमाणु का इसका परिणाम उसने क्या निकाला, उसने परमाणु के बारे में ये बताया कि जो परमाणु होता है उसके 2 भाग होते हैं। इन सब के बावजूद रदरफोर्ड ने ये बताया कि परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक होता है नाभिकीय भाग और दूसरा होता है बाहरी भाग। परमाणु के 2 भाग बताए, एक होता है नाभिकीय भाग और दूसरा होता है बाहरी भाग। तो रदरफोर्ड ने ये कहा, उसके परिणाम ये निकाले इस प्रयोग के और उन निष्कर्षों की ये परिणाम निकाले कि परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक है नाभिकीय भाग जिसमें धनावेशित प्रोटॉन रहते हैं। नाभिकीय भाग में क्या रहते हैं? धनावेशित प्रोटॉन रहते हैं। और जो बाहरी भाग होता है उसने ये बताया कि 2 भाग होते हैं, एक नाभिकीय भाग और एक बाहरी भाग। नाभिकीय भाग में क्या होता है? धनावेशित प्रोटॉन रहते हैं और बाहरी भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के। तो बाहरी भाग में ऋणावेशित
इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ये तो एक परिणाम उसने ये बताया, और उसने ये बताया कि जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है, जो नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक के भाग में जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर ये नाभिक की त्रिज्या होती है। और जो परमाणु की त्रिज्या होती है, ये तो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, और परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये दो परिणाम उसने निकाले कि ऐसा परमाणु होता है जिसके अंदर दो भाग होते हैं, एक नाभिकीय भाग होता है जो सेंटर के अंदर स्थित होता है और जिसपे धनावेशित प्रोटॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ जो बाहरी भाग होता है उसके अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के चक्कर लगा रहे होते हैं। और उसने ये बताया कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है, और जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। और उसने ये कहा कि जो नाभिक के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, नाभिक इस परमाणु के ऊपर दो तरीके के बल कार्य करते हैं। उसने ये बताया कि परमाणु पर दो बल कार्य करते हैं। उसने ये बताया रदरफोर्ड ने कि परमाणु पर दो तरीके के बल कार्य करते हैं। एक तो नाभिक